नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आज बुलेटिन में आपको बताएंगे कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की चौथी किश्त का विवरण आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया। आज निवेश ग्रोथ के विकास के लिए आर्थिक सुधारों के पैकेज का ऐलान किया गया। इसमें जो खास जोर है वो दरअसल निवेश पॉलिसी में सुधार, कोयला सेक्टर में सुधार, खनिज खनन में निजी निवेश और साथ ही रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए कई कदम उठाए गए हैं और साथ ही एफडीआई को डिफेंस सेक्टर में 49% से 74% करने का ऐलान किया गया है। विस्तार से आपको बताएंगे क्या कुछ कदम आज उठाए गए हैं वित्त मंत्रालय की ओर से आर्थिक पैकेज को लेकर। साथ ही आपको बताएंगे कि देश में कोरोना वायरस के रिकवरी रेट में हमें बड़ी सफलता मिली है। 2 मई तक जहां रिकवरी रेट 26% से ज़्यादा थी, वही अब ये 35% से ज़्यादा हो चुकी है। तो ये बड़ी कामयाबी हमारे लिए इस जंग में। साथ ही आपको बताएंगे कि गृह मंत्रालय ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर गाइडलाइन जारी की है कि जितने भी प्रवासी मजदूर हैं जो पैदल अपने घरों की ओर जा रहे हैं, ये सुनिश्चित करें राज्य कि वो बस या ट्रेन के जरिए अपने घर तक पहुंचे। उन्हें पूरी जानकारी मुहैया कराई जाए और सुनिश्चित करें राज्य की वो गाड़ी और ट्रेन के जरिए ही अपने घर पहुंचे। साथ ही हम जानेंगे कि देश और दुनिया में कोविड-19 की क्या स्थिति है। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की चौथी किश्त पेश की। आत्मनिर्भर भारत बनाने के मंत्र को ध्यान में रखकर की गई घोषणाओं के केंद्र में था ढांचागत सुधार। आज की घोषणा में सबसे अहम था रक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए उत्पादन के लिए एफडीआई यानी सीधे विदेशी निवेश को 49% से बढ़ाकर 74% करना। रक्षा क्षेत्र में सुधारों की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन उपकरणों का आयात बंद करना होगा जो कि भारत में बनाए जा सकते हैं। इसके लिए साल दर साल समय सीमा के साथ उन हथियारों और पुर्जों की एक सूची बनाई जाएगी जिनके आयात पर रोक लगेगी। इन हथियारों और पुर्जों के देश में ही उत्पादन के लिए बजट में अलग से प्रावधान किया जाएगा। इसमें ये ध्यान हमेशा रखा जाएगा कि गुणवत्ता से कोई समझौता ना किया गया हो। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को ज्यादा स्वायत्तता मिलेगी और उनका कॉर्पोरेटाइजेशन यानी निगमीकरण किया जाएगा। रक्षा उपकरणों की खरीद की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। We shall notify a list of weapons and platforms which shall be not allowed for import, but we shall have them bought from India. So the import of this listed set of equipments shall not be allowed. They shall be banned. And every year this list will be increased because more capacities which come to be recognized, which meet the standards, which meet the defense standards, will be obtained from India. The next step in defense production related reform is to improve the autonomy, accountability and efficiency in ordnance supplies which are being made by the ordnance factories. And for this, we intend to corporatize ordnance factory boards. कोयला खनन क्षेत्र में सुधार की बात करें तो सरकार ने कहा कि अब वो कमर्शियल माइनिंग की शुरुआत करने जा रही है। पहले जहां खनन कंपनियों को सरकार को एक तय रकम देनी होती थी, वहीं अब सरकार रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल लाने जा रही है। इसके साथ ही अब कोई भी पार्टी किसी भी कोयले के ब्लॉक के लिए बोली लगा सकती है और उसे खुले बाजार में बेच सकती है। इसके साथ ही ब्लॉक्स के लिए बोली लगाने की शर्तों में भी ढील दी जा रही है। कोयले के गैसीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा और कोयले के खनन की बुनियादी सुविधाओं के विकास पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। खनिजों के खनन में निजी कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए खनन से लेकर उत्पादन तक नीति लाई गई है। 500 ब्लॉक्स को एक पारदर्शी नीलामी के जरिए बांटा जाएगा। इसके तहत बॉक्साइट और कोयले के ब्लॉक्स की साथ साथ नीलामी की जा सकेगी। कैप्टिव और नॉन कैप्टिव माइन के अंतर को
मिला दिया जाएगा। खदानों को लीज पर दिए जाते वक्त सरकार की तरफ से ली जाने वाली स्टैंप ड्यूटी को भी युक्ति संगत बनाया जा रहा है। दुनिया के पहले 3 सबसे बड़े भंडारण क्षमताओं में जहां पर कोल ब्लॉक्स है, यानी कि जहां पर कोयला है, उसमें भारत आता है। उसके बावजूद हम शायद अपनी क्षमता का दोहन नहीं कर पाए जो हमारे पास उपलब्ध थी, और इसीलिए कुछ बदलाव इसमें किए जाएंगे ताकि इसमें जो प्रति टन पहले जितने रुपए मिलते थे उसकी बजाय अब राजस्व साझा करने की बात आएगी, उस पर जाया जाएगा। और जैसे पहले जो स्टील प्लांट चलाते थे, बिजली का उत्पादन करते थे, केवल उनको मिलता था, इसके लिए ओपन ऑक्शन भी होगी ताकि ओपन मार्केट में सेल कर सकें, ज़्यादा लोग इसमें आए, ज़्यादा इसका खनन हो सके, और इससे देश की अर्थव्यवस्था को और देश के उद्योग को भी बल मिलेगा। लगभग 50 ऐसे नए ब्लॉक्स खनन के लिए नीलामी पर आने वाले समय में उपलब्ध करवाए जाएंगे, और इसमें अपफ्रंट पेमेंट की सीलिंग होगी। कोई पात्रता के बड़ी कंडीशन इसमें नहीं है इस तरह की, केवल उनको अपफ्रंट पेमेंट करनी है। वहीं सिविल एविएशन सेक्टर में सुधारों को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय आकाश का 60% ही एविएशन सेक्टर को मिल पाता है। भारतीय एयर स्पेस पर लगे प्रतिबंधों को कम किया जाएगा, जिससे नागरिक विमानों को कम समय लगेगा। इससे नगर विमानन क्षेत्र को 1000 करोड़ रुपए का फायदा होगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए 6 हवाई अड्डों के विकास को मंजूरी दे दी गई है और इस पर नीलामी की प्रक्रिया को तुरंत शुरू किया जाएगा। पीपीपी के तीसरे चरण में 6 और हवाई अड्डों के विकास की योजना है। इसके साथ ही देश में हवाई जहाजों के रखरखाव की सुविधा का विकास करने पर भी सरकार की योजना तैयार है। अब बात करते हैं अंतरिक्ष क्षेत्र की। तो अंतरिक्ष क्षेत्र में भी निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने के लिए सरकार ने सुधार कार्यक्रम पेश किए हैं। इसके लिए उन्हें सैटेलाइट बनाने, लॉन्च करने और अंतरिक्ष आधारित सेवाओं में बराबर के मौके मिलेंगे। इसके लिए सरकार उनके लिए नीतियां और नियम जारी करेगी। साथ ही निजी कंपनियां इसरो की सुविधाओं का भी इस्तेमाल कर सकेंगी। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में पीपीपी मोड पर रिसर्च रिएक्टर स्थापित किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल कैंसर और दूसरी बीमारी से निपटने के लिए जरूरी मेडिकल आइसोटोप बनाने के लिए होगा। खाद्य प्रसंस्करण के लिए भी पीपीपी मॉडल के तहत विकिरण तकनीक का विकास किया जाएगा। साथ ही स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी न्यूक्लियर सिस्टम से जोड़कर नए इंक्यूबेशन सेंटर्स का विकास किया जाएगा। मेडिकल आइसोटोप्स का उत्पादन करने के लिए पीपीपी मोड में रिसर्च रिएक्टर्स का स्थापना करेंगे और इससे मानवता की सेवा को और बल मिलेगा। और भारत ने जो कोविड-19 के समय हो या कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए भी इससे पहले लगातार दुनिया भर के देशों को यहाँ से मेडिसिन देने का काम किया हो, उस दिशा में भी हम कदम आगे बढ़ा सकें। पीपीपी मोड में जहां फैसिलिटीज देने की बात है, वहीं पर पिछले कल हमने कहा था टॉप से टोटल, टोमेटो, ऑनियंस, पोटैटो से टोटल, यानी कि सभी सब्जियों के लिए 500 करोड़ रुपए का जो हम प्रावधान 6 महीने के लिए लेकर आए थे कि पेरिशेबल गुड्स सड़गल ना जाएं, उनको भंडारण की क्षमता हो, तो उस दिशा में भी और काम हो सके और फैसिलिटीज बना सकें। तो उसी लिए ये पीपीपी मोड में एकीकृत खाद्य संरक्षण केंद्र हम लोग विकिरण टेक्नोलॉजी यानी कि इरेडिएशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाएंगे ताकि हमारे कृषि क्षेत्र को भी इससे बल मिल सके और भंडारण की क्षमताओं को भी इसका लाभ मिल सके। इधर केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि श्रमिक मजदूरों को घर वापसी के लिए पैदल न चलना पड़े। रोजाना श्रमिकों की वापसी के लिए बसें और श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। बावजूद इसके हजारों श्रमिक मजदूर पैदल अपने घर को लौटने के लिए मजबूर हैं। मजदूरों
की परेशानी को देखते हुए केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने इस बाबत सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। केंद्रीय गृह सचिव ने राज्यों से कहा है कि लोगों को केंद्र सरकार की व्यवस्था से अवगत कराया जाना चाहिए ताकि उन्हें पैदल चलने की नौबत न आए। राज्यों के प्रमुख सचिवों को लिखे पत्र में कहा गया है कि घर लौटने के इच्छुक श्रमिक और कामगार सड़क या रेल मार्ग पर पैदल चल रहे हों तो स्थानीय प्रशासन उन्हें समझाए, श्रमिकों को पास के आश्रय स्थलों पर ले जाएं और बस या रेलगाड़ी की व्यवस्था होने तक उनके लिए भोजन पानी मुहैया कराएं। उत्तर प्रदेश के औरैया में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 24 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। ये सभी मजदूर एक ट्रक में सवार होकर अपने घर को लौट रहे थे कि तभी औरैया में इनकी ट्रक दूसरे ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में मारे गए ज्यादातर मजदूर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरा शोक जताया है। राष्ट्रपति ने औरैया में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रभावित लोगों की मदद के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना जताई है, साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी औरैया में हुए सड़क हादसे पर गहरा दुख जताते हुए सभी शोक संतप्त परिवारजनों के साथ अपनी संवेदना जताई है। साथ ही हादसे में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उत्तर प्रदेश के औरैया में सड़क दुर्घटना पर गहरा दुख जताते हुए कहा है कि सरकार राहत कार्य में तत्परता से जुटी है। प्रधानमंत्री ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हुए घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। और आइए अब बात करते हैं देश में कोरोना वायरस की स्थिति की। तो अभी तक पूरे देश में कोविड-19 संक्रमण के 85,940 मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इनमें से 53,000 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,970 नए केस सामने आए हैं और पिछले 24 घंटों में ही 103 लोगों की मौत भी हुई है। अब तक देश में 30,153 कोविड-19 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 2,752 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच राहत भरी खबर यह है कि मरीजों के ठीक होने की दर में रोजाना सुधार हो रहा है। वहीं कोरोना वायरस से मरने वालों की दर भी अब कम हुई है। रोजाना 1 लाख के सैंपल टेस्ट होने के बावजूद प्रतिदिन नए मामलों की संख्या 3 से 4 हजार के बीच ही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रोजाना जारी आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 24 घंटे में देश के करीब 4,000 लोग कोरोना वायरस की महामारी से ठीक हुए हैं। राहत की बात यह है कि ठीक होने की रफ्तार लगातार बढ़ी है। पिछले महीने की रिकवरी रेट की बात करें तो 18 अप्रैल को ही ठीक होने वाले मरीजों की दर 13.85% थी, जो एक हफ्ते यानी 25 अप्रैल को बढ़कर 20.88% हो गई है। 2 मई को ये 26.51% और 9 मई को बढ़कर 29.91% हो गई। आज यानी 16 मई को 35.08% पर यह दर पहुंच गई है। इसके अलावा देश में अब कोरोना वायरस के मामले सामने आने की रफ्तार भी धीमी पड़ी है। पहले देश में कोरोना वायरस के आंकड़े हर 3 दिन में दोगुने हो रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये रफ्तार धीमी हुई है। पिछले एक हफ्ते में डबलिंग रेट बढ़कर 12.9 दिन हो गया है। देश में सामने आ रहे कोरोना वायरस के कुल केस में से मौत का आंकड़ा 3.2% है। वहीं दुनिया में 6.92%। पिछले एक हफ्ते में कोरोना से मौत की दर घटकर 2.1% पर आ गई है। देश में भले कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हों, लेकिन सरकार टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट्स और लॉकडाउन के जरिए कोरोना को दूसरे देशों की तरह बेकाबू होने से रोकने में कामयाब रही है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है।
ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत और अमेरिका एक साथ कोविड-19 के टीके को विकसित करने में जुटे हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट संदेश में भारत को अपना दोस्त बताते हुए कहा कि कोरोना संकट की इस घड़ी में अमेरिका भारत को वेंटिलेटर्स उपलब्ध कराएगा। ट्रंप ने भारत अमेरिकी वैज्ञानिकों को महान और अनुसंधानकर्ता बताते हुए कहा कि भारत और अमेरिका कोरोना का वैक्सीन तैयार करने में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और दोनों मिलकर कोरोना जैसे दुश्मन को मात दे देंगे। ट्रंप ने इस साल के अंत तक कोरोना वायरस का टीका विकसित हो जाने की उम्मीद जताई। Sending a lot of ventilators to India. I spoke to Prime Minister Modi, and we're sending quite a few ventilators to India. We have a tremendous supply of ventilators. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी उनके बहुत अच्छे मित्र हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं और उनमें से कई लोग टीका विकसित करने में जुटे हुए हैं। ट्रंप ने अपने बयान में नई दिल्ली, अहमदाबाद और आगरा के दौरे का जिक्र भी किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को धन्यवाद करते हुए ट्वीट किया कि इस महामारी से सब साथ मिलकर ही लड़ सकते हैं। इससे पहले भारत ने भी अमेरिका के साथ दोस्ती निभाते हुए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा की सप्लाई भेजी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आइए अब नजर डालते हैं दुनिया में कोरोना वायरस की स्थिति की। तो अभी तक पूरी दुनिया में 45,59,000 लोग कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 3,08,000 के पार पहुंच चुका है। सबसे ज्यादा पीड़ित देशों की अगर हम बात करें तो आइए उन पे नजर डालते हैं और अमेरिका पे सबसे पहले नजर डालते हैं। अमेरिका में सबसे अधिक 14,43,000 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं और 87,500 से ज्यादा लोगों की यहां मौत हो चुकी है। रूस की बात करें तो यहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़कर 2,72,000 के पार पहुंच चुके हैं और 2,500 से ज्यादा लोगों की यहां मौत हो चुकी है। इटली की बात करें तो यहां पर 2,23,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 31,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं स्पेन में अब तक 2,30,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 27,400 से ज्यादा लोगों की स्पेन में मौत हुई है। फ्रांस का रुख करते हैं। यहां पर 1,79,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और अभी तक 27,500 से भी ज्यादा लोगों की यहां मौत हुई है। आखिर में ब्रिटेन को देख लें तो ब्रिटेन में 2,38,000 से अधिक मामले सामने आए हैं और अभी तक 34,000 से ज्यादा लोगों की मौत कोविड-19 से ब्रिटेन में हो चुकी है। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 को महामारी माना है। इसका क्या मतलब है? कोविड-19 को महामारी के रूप में परिभाषित करने का ये मतलब नहीं है कि ये वायरस जानलेवा हो गया है, बल्कि ये इस रोग के भौगोलिक प्रसार को पहचान देना भर है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। कोविड-19 के चलते बंद घरेलू उड़ान सेवाओं को दोबारा शुरू करने की संभावनाओं को देखते हुए भारतीय एयरपोर्ट प्राधिकरण ने हवाई यात्रा संबंधी नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। प्राधिकरण ने यात्रियों से यात्रा करने संबंधी 6 बिंदुओं का पालन करने को कहा है। दिशा निर्देशों के तहत मुसाफिरों को अनिवार्य रूप से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की हिदायत दी गई है। प्राधिकरण ने यह भी कहा है कि उड़ान पकड़ने के लिए हवाई अड्डे पर जाने से पहले अपने बोर्डिंग पास का प्रिंट आउट लेकर ही प्रवेश करें। साथ ही यात्रियों को सह यात्रियों से 4 फीट की दूरी बनाए रखने, मास्क और अन्य सुरक्षात्मक किट पहने रहने, सैनिटाइजर हमेशा अपने साथ लेकर चलने और अपने हाथों को लगातार साफ करते रहना जरूरी बताया गया है।
प्राधिकरण ने कहा है कि यात्री एयरपोर्ट स्टाफ के साथ सहयोग करें, जिससे सभी दिशा निर्देशों का पालन सुगमता से हो सके। वंदे भारत मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। दूसरे चरण में इस मिशन के और व्यापक होने की संभावना है। इस चरण में ज्यादातर उन भारतीयों को वापस लाया जाएगा जो अलग अलग देशों में फंसे हुए हैं, संकट में हैं, अपनी नौकरियां खो चुके हैं या फिर उनके वीजा की अवधि समाप्त हो रही है, आपातकालीन चिकित्सा को सामना कर रहे हैं और साथ ही साथ गर्भवती महिलाएं और बुजुर्गों को भी इस चरण में प्राथमिकता दी जाएगी। वंदे भारत मिशन के दूसरे चरण की शनिवार से शुरुआत हुई। दूसरे हफ्ते में ये मिशन 22 मई तक चलेगा। विदेश मंत्रालय के मुताबिक मिशन के दूसरे चरण में खाड़ी देशों से कम 39 उड़ानों से भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाया जाना है। इनके अलावा कई अन्य देशों से भी भारतीयों को वापस लाया जाएगा। 31 देशों से 1,88,000 से ज्यादा भारतीयों ने स्वदेश वापसी के लिए पंजीकरण कराया। विदेशों में फंसे भारतीयों को लेकर आज जिन उड़ानों की वापसी हो रही है, उनमें ब्रिटेन, दुबई और अमेरिका से लौटने वाली एयर इंडिया की विशेष उड़ानें शामिल हैं। लंदन से एयर इंडिया का विशेष विमान 328 भारतीयों को लेकर सुबह 11 बजे के करीब दिल्ली पहुंचा। वहीं दुबई से 181 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया एक्सप्रेस के विशेष विमान ने दोपहर 1 बजे के करीब उड़ान भरी। इनमें 75 गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं। विमान में डॉक्टरों की व्यवस्था भी की गई है। शिकागो से भी एयर इंडिया का विशेष विमान 318 भारतीयों को लेकर स्वदेश लौट रहा है। We're really grateful to everything that the Indian government has been doing for us, and the Consulate General and New York has been so nice and kind. They've been contacting us, they've been talking to us, and they've been reassuring us that everything's fine in this uncertain period of time. And the procedures have been conducted so well. We feel so safe. इधर भारतीय नौसेना का ऑपरेशन समुद्र सेतु भी जारी है। दूसरे चरण के तहत भारतीय नौसेना का जहाज INS जलाश्व मालदीव में फंसे भारतीयों को लेकर कोच्चि लौट रहा है। जहाज में 588 भारतीय सवार हैं। इनमें 6 महिलाएं और 21 बच्चे भी शामिल हैं। INS जलाश्व से स्वदेश लौट रहे भारतीयों में केरल और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के निवासी शामिल हैं। वंदे भारत मिशन भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए अब तक का सबसे बड़ा और सबसे जटिल मिशन है। 7 मई से इस मिशन के पहले चरण की शुरुआत हुई थी। इसके तहत 12 देशों से 15,000 भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई गई थी। मिशन के पहले चरण में खाड़ी देशों से 29 विमानों से लगभग 5,000 भारतीयों को भी वापस लाया गया। पहले चरण में 12 देशों से 14,800 लोगों को लाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें कि 64 फ्लाइटों का उपयोग हुआ। दूसरे चरण में 31 देशों से तकरीबन 32,000 लोगों को भारत लाने का लक्ष्य रखा गया है और इसमें 149 फ्लाइटों का उपयोग होगा। लेकिन एक खास पहलू यह है कि कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि वे रजिस्ट्रेशन तो कर रहे हैं, लेकिन जब बात ये आ रही है कि टिकट खरीदना है तो वे मुकर जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में कुछ परेशानियां हो रही हैं लोगों को वापस लाने में, और ख़ास करके मस्कट में एम्बेसी ने इस बात की खास शिकायत की है। राज्यसभा टेलीविज़न के लिए दिल्ली से मैं अखिलेश सुमन। कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से अलग अलग राज्यों में फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने में भारतीय रेलवे बड़ी भूमिका निभा रहा है। रेलवे ने चरणबद्ध तरीके से जो भी प्रवासी मजदूर अपने घर जाना चाहते हैं उनके लिए सेवाएं देना जारी रखा है। रेलवे ने अभी 15 मई तक के आंकड़े जारी किए हैं। श्रमिक ट्रेनों के जरिए 15 मई तक के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो इसके मुताबिक 14 लाख लोग अपने घर पहुंच चुके हैं। 15 मई तक 1074 श्रमिक ट्रेनों के जरिए इन लोगों ने सफर तय किया है। बीते 3 दिनों की अगर हम बात करें तो 2 लाख श्रमिक रोजाना अपने घर पहुंच रहे हैं। रेल मंत्रालय अब 4 लाख लोगों को रोज उनके घर तक पहुंचाने की तैयारी कर रहा है ताकि इस मुश्किल वक्त में श्रमिकों की ज्यादा से ज्यादा मदद हो सके। यात्रा के दौरान श्रमिकों को मुफ्त खाना और पानी भी दिया जा रहा है।
कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच आपसी सद्भाव और भाईचारे की कुछ ऐसी मिसालें पेश हुई हैं जिनसे मानवता का सिर ऊंचा हुआ है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज कुछ ऐसी ही तस्वीरों को साझा किया। ये तस्वीरें देश में धार्मिक सौहार्द का अप्रतिम उदाहरण है। उपराष्ट्रपति ने जिस तस्वीर को साझा किया है उसमें असम के धुबरी जिले में लॉकडाउन में फंसे 13 मुस्लिम भाइयों को एक हिंदू परिवार ने अपने घर में आश्रय दिया है। वहीं इसी जिले में मुस्लिम समाज ने एक हिंदू महिला की अर्थी को कंधा दिया क्योंकि उसके सगे संबंधी लॉकडाउन के कारण पहुंच नहीं सके थे। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि ऐसी मिसाल ही आपसी भाईचारा और प्रेम देश की मजबूत बुनियाद है। मौसम विभाग ने देश के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अम्फान चक्रवाती तूफान के चलते भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की आशंका जताई है। मौसम विभाग के अनुसार आज बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान अम्फान के चलते अंडमान निकोबार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश हो सकती है। तूफान के असर की वजह से 8 राज्यों में काफी संख्या में लोग प्रभावित हो सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आज और कल भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा ओडिशा के तटीय इलाकों और पश्चिम बंगाल में भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। ओडिशा के 4 तटीय जिलों बागेश्वर, भद्रक, जगत सिंहपुर और केंद्रपाड़ा को किसी भी हालात से निपटने के लिए सतर्क रहने को कहा गया है। मछुआरों को बंगाल की खाड़ी के दक्षिण और सेंट्रल इलाके के समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। साथ ही तुरंत वापस लौटने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी चक्रवाती तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के तटीय इलाकों में अगले 1-2 दिन में भारी बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। केंद्र में पहली बीजेपी सरकार गठन की आज 24वीं वर्षगांठ है। 11वीं लोकसभा चुनाव में 161 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और 16 मई 1996 को बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। हालांकि बहुमत न साबित कर पाने की वजह से ठीक 13 दिन बाद ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी ने सहयोगी दलों के साथ फिर केंद्र में सरकार बनाई जो 13 महीने चली, लेकिन 1999 में बीजेपी की अगुवाई में गठित एनडीए सरकार ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 282 सीटों के साथ पहली बार पूर्ण बहुमत हासिल कर इतिहास रच दिया और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी ने 303 सीटों के साथ पहले से भी बड़ी जीत हासिल की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। अगर आरोग्य सेतु ऐप आपने नहीं डाउनलोड किया है तो इसे कर लें, यह आपकी मदद के लिए है। नमस्कार।